सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा इकबाल। जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हुआ था दोस्तों, नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो ये तमाम छात्र उस आंदोलन में थे। आज से करीब 1 साल पहले इन्हें जेल में डाल दिया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली के दंगे इन्हीं लोगों ने करवाए। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उन्हें रिहा कर दिया। मगर दिल्ली पुलिस की चालाकी देखिए, इन्हें तुरंत रिहा करने के बजाय इन्होंने कहा कि आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि हमें पहले इनके पतों की पुष्टि करनी है, इनके एड्रेसेस की पुष्टि करनी है। और इन्हें बाकायदा तिहाड़ जेल में रखा गया, तुरंत रिहा नहीं किया गया। फिर इनके लॉयर गए कड़कड़डूमा कोर्ट में। कड़कड़डूमा कोर्ट ने करारा तमाचा मारा दिल्ली पुलिस को और तुरंत कहा कि अभी रिहा कीजिए आप इन्हें तिहाड़ जेल से। दिल्ली पुलिस ने यही नहीं बल्कि एसएलपी भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए। और हाईकोर्ट ने क्या कहा था दोस्तों? हाईकोर्ट ने यह कहा था कि हर इंसान को विरोध का अधिकार है। हर विरोध प्रदर्शन को आतंकवाद के साथ मत जोड़िए। यूएपीए ये जो है आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है, आपने विद्यार्थियों के खिलाफ लगा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आप अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता जो है उसको कुचल रहे हैं, लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। एक करारा तमाचा था मोदी सरकार के मुंह पर, गृह मंत्रालय के मुंह पर। और बेशर्मी देखिए दिल्ली पुलिस की कि तुरंत छोड़ने के बजाय ये लोग ये कह रहे थे कि हमें आप 21 जून तक का समय दीजिए, हम अभी पता करेंगे, इनका जो पता है, इनका जो एड्रेस है, उसकी जानकारी हमें जो है उसकी पुष्टि करनी है, तभी जाके हम रिहा करेंगे। इन्होंने यही डॉक्टर कफील खान के साथ किया था और यही तमाम लोगों के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में जब हाथरस का कांड हुआ था, तब सिद्दीक कप्पन और उनके 3 साथी हाथरस गए थे। ये लोग तब से जेल में बंद हैं और इन पर भी वही आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई, यूएपीए की। कल मैंने सिद्दीक कप्पन को सुना दोस्तों, मुझे खुशी हुई कि सिद्दीक कप्पन ने अभी अपना हौसला नहीं खोया है। आप खुद सुनिए सिद्दीक कप्पन किस बहादुरी से अपनी बात रख रहे हैं, वो डरे नहीं हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सिद्दीक आपके इस हौसले पर। सुनिए। फेक केस, ठीक है, जस्टिस नहीं मिल रहा आपको? क्या जस्टिस चाहते हो तुम? क्या जस्टिस चाहते हो? जस्टिस चाहिए मुझे। अभी भी हमारा संविधान में भरोसा है, बट जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड। दिस इज फेक केस, कम्प्लीटली फेक केस। ये लोग और उनसे आपके वो जुड़े हुए हैं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है सबको। चलो चलो, ये तानाशाही चल रही है, योगी सरकार की, भगवा सरकार की तानाशाही चल रही है दोस्तों। क्योंकि सत्ता क्या चाहती है, ताकत क्या चाहती है कि आपके हौसले को इसी तरह से कुचला जाए। मगर सिद्दीक कप्पन एक करारा तमाचा है प्रशासन के मुंह पर। आपने इस शख्स को इस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी, मगर वो आदमी झुका नहीं है। और अब भी क्या हो रहा है, कल जो 2 दिन पहले जो लोनी गाजियाबाद वाले मुद्दे पर एफआईआर दर्ज हुई, मुद्दा क्या था आप जानते हैं? एक 72 साल के एक बुजुर्ग का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसकी दाढ़ी काटी जा रही थी। उस बुजुर्ग ने यह दावा किया कि मुझ पर दबाव डाला गया जय श्री राम बोलने का। मगर वो जो वीडियो था दोस्तों, उसमें कहीं पर भी ऑडियो नहीं था और मेरे कान तभी खड़े हो गए थे। यही वजह है, ना मैंने उसके बारे में ट्वीट किया, ना मैंने अपना उस पर कोई कार्यक्रम किया। मगर कुछ लोग ने उत्साह में आकर यह कह दिया कि उस बुजुर्ग पर को टारगेट किया गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। और यह कोई और नहीं बल्कि वो बुजुर्ग कह रहा था। मतलब जिन लोगों ने यह दावा भी किया उनकी अपनी गलती नहीं थी, वो बुजुर्ग का दावा था और वो बुजुर्ग अब भी इस बात पे कायम है। मगर मैंने वो मुद्दा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो वीडियो जो था उसमें कोई ऑडियो नहीं था। अब कल एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर में किन किन लोगों का नाम था दोस्तों? उस एफआईआर के अंदर जुबैर जो कि एक फैक्ट चेकर हैं,
राणा यूब एक पत्रकार हैं, शमा मोहम्मद जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सलमान निजामी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सबा नकवी एक पत्रकार हैं। इन सब पर एफआईआर कर दी गई। इन सब में समानता क्या है मुझे बताइए? सब मुसलमान हैं। और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यही बात इंडिया टुडे ने कही, यही बात टाइम्स नाउ ने कही, यही बात पीटीआई ने कही और यही बात रिपब्लिक टीवी ने कही, मगर आखिर एफआईआर सिर्फ एक खास वर्ग के पत्रकारों के खिलाफ क्यों, जिनका एक मजहब है? क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है? आज तक को दिए गए इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने यही सवाल उठाया। भारत के 3 अंग्रेजी के नेशनल न्यूज़पेपर्स, पीटीआई और एक न्यूज वेबसाइट जो एक मशहूर जर्नलिस्ट चलाते हैं, उनको एफआईआर में नाम नहीं लिखा जाता। पूरे के पूरे नाम मुसलमान के, हम आह भी करते हैं तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करते तो उनका चर्चा नहीं होता। और आज फिर शिकायत दर्ज की गई है दोस्तों। और शिकायत किसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में की गई है? स्वरा भास्कर और पत्रकार आरफा खानम शेरवानी। और दोनों में जो समानता यह है कि दोनों मोदी सरकार की आलोचक हैं, एक पत्रकार हैं और एक अभिनेत्री हैं। यानी कि अगर तो आप इस सरकार के आलोचक हैं तो आप पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपको परेशान किया जाएगा, जैसे कि सूर्य प्रताप सिंह इस आईएएस ऑफिसर को लगातार योगी सरकार प्रशासन कर रही है। अब तक इन पर 7 एफआईआर हो गए हैं, 6 से 7 एफआईआर हो गए। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करते रहे, समाज के अंदर दंगा भड़काते रहे। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनावों में इतने झूठे वीडियोस का प्रचार प्रसार किया था, इतने झूठे वीडियोस का प्रचार प्रसार किया था। आज मैं मांग करता हूं ममता बनर्जी सरकार से, इन पर एक्शन लीजिए। आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, लोनी गाजियाबाद वाले मामले में ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी उन पत्रकारों को जिन्होंने यह कह दिया कि जय श्री राम उनसे बुलवाया गया था। आपको कम से कम उस वीडियो को सुनना चाहिए था जिसमें कोई ऑडियो नहीं था। मगर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, यह दावा उस 72 साल के बुजुर्ग का था। और फिर आपने एक्शन क्यों लिया? आपने सिर्फ एक्शन इसलिए लिया क्योंकि या तो बोलने वाले मुसलमान थे, या कांग्रेस के नेता थे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक थे। मगर दूसरी तरफ सत्ता से जुड़े लोग जो हैं, जब वो झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं तो आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। कुछ दिनों पहले संबित पात्रा ने एक गलत खबर का प्रचार प्रसार किया था। यह बताया था कि कांग्रेस ने अपने टूल किट में देश को बदनाम किया। बाद में वो खबर झूठी साबित हुई फैक्ट चेकिंग के बाद। ट्विटर ने उस पर क्या डाल दिया? मैनिपुलेटेड ट्वीट। और आज की तारीख में मोदी सरकार ने ट्विटर से जो संरक्षण हासिल था कानूनी कार्रवाई का, वो हटा दिया है। और मैं दोहरे मापदंड दिखाना चाहता हूं हमारे माननीय रविशंकर प्रसाद का कि ये पहले क्या बोलते थे और आज क्या बोलते थे। ये देखिए, आज से करीब 5 साल पहले इन्होंने ट्विटर के बारे में क्या कहा था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हैज गॉट न्यू स्ट्रेंथ फ्रॉम सोशल मीडिया, प्राउड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ट्विटर टू दैट, लव ट्विटर। यानी कि जब ट्विटर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का प्रचार प्रसार चल रहा था, तब तो आपने ट्विटर की तारीफ की। हां, मगर आज की तारीख में जब उसी ट्विटर के अंदर हवा उल्टी बहने लग गई, जब आज की तारीख में हर बीजेपी की नेता की बखिया उधेड़ी जाती है, तब आपने ट्विटर को जो कानूनी संरक्षण हासिल था उसे हटा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? इट इज अस्टाउंडिंग दैट ट्विटर, व्हिच पोर्ट्रेज इटसेल्फ एज द फ्लैग बेयरर of free speech, chooses the path of deliberate defiance when it comes to the intermediary guidelines. अब आप ट्विटर को गाली दे रहे हैं, अब आप उस पर सरकारी नियम कानून लागू कर रहे हैं क्योंकि आप ट्विटर को कंट्रोल करना चाहते हैं। 5 साल पहले इसी ट्विटर की आप तारीफ कर रहे थे जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला था। मगर आज जब ट्विटर के अंदर आवाज बुलंद होने लग गए हैं जिसमें आपके झूठे और नकली प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो रहा है, तब आप ट्विटर पर कार्रवाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।